आज मैं ऑडिटिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो अभी हम लोगों के द्वारा जो डिस्कस किया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन होते हैं उस पर डिस्कस किया जा रहा है। तो पिछले क्वेश्चन में कुछ लाइटिंग का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से नेक्स्ट वीडियोज हम बनाए हैं, तो वो प्ले लिस्ट में आप जाकर उसको भी आप देख लेंगे। अभी तक हम लोग 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑडिटिंग के डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जो बच्चे हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पहले जाकर ऑलरेडी जो 6 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 2 पार्ट में, तो उसको जाकर आप लोग देख लें और सब्सक्राइब कर लें और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय सीक्रेट रिजर्व, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं गुप्त संचय। यानी गुप्त संचय क्या है? हाउ डज ए रिजर्व डिफर फ्रॉम प्रोविजन ऑफ ए फंड। ये क्वेश्चन बहुत टाइम्स एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए। हम लोग अभी सबसे पहले समझेंगे सीक्रेट रिजर्व क्या होता है। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, यानी बचपन कहने का मतलब क्लास 11 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं रिजर्व 2 वर्ष होता है, एक रिजर्व और एक प्रोविजन। तो रिजर्व का मतलब होता है कि जब हम फ्यूचर में होने वाले किसी भी लॉसेस या किसी भी प्रकार से जब हम रुपये को डिपॉजिट करके रखते हैं, फ्यूचर प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम सेविंग करते हैं उसको हम रिजर्व कहते हैं। और किसी स्पेसिफिक पॉइंट से जब हम रिजर्व करते हैं यानी जमा करते हैं तो वो हमारा प्रोविजन कहलाता है। बट अभी हमको यहाँ पे पढ़ना क्या है? सीक्रेट रिजर्व। तो रिजर्व क्या होता है वो तो आप समझ रहे हैं, लेकिन पढ़ना हमको है सीक्रेट रिजर्व। तो रिजर्व के 6 टाइप्स होते हैं। ठीक है, रिजर्व के कितने टाइप्स होते हैं? 6, जिसमें हमारा जो एक टाइप्स है सीक्रेट रिजर्व, जिसके बारे में समझना है। सीक्रेट रिजर्व आर आल्सो रेफर्ड एज हिडन रिजर्व, यानी सिंपल सा कह रहा नाम से स्पष्ट है, सीक्रेट जो छिपा हुआ होता है। यानी एक ऐसा रिजर्व जो कैसा होगा? बैलेंस शीट में हिडन होगा। यानी गुप्त संचय जो संस्था में विद्यमान होते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन में वो है तो जरूर, क्योंकि रिजर्व हम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद तो है, लेकिन वो डायरेक्टली रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से जो हमारा बैलेंस शीट होता है उसमें पता नहीं चलता है। ठीक है, तो गुप्त संचय यानी सीक्रेट रिजर्व वैसे रिजर्व को कहते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल तो है, लेकिन बैलेंस शीट में वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से उसे शो नहीं किया जाता, उसे हिडन रखा जाता है। वैसे रिजर्व को हम लोग सीक्रेट रिजर्व कहते हैं। जैसे बैलेंस शीट की मदद से आपको हम दिखाते हैं, जैसे कि एक रियल बैलेंस शीट हम लोग बनाए। यहां पर आप देख रहे हैं कि कैपिटल 10,000, क्रेडिटर्स 5,000 और रिजर्व फंड हम लोग रिजर्व फंड 3,000 किए हैं। कितना किए? 3,000। तो यहाँ पर रिजर्व फंड हमारा 3,000 बिल्कुल क्लियर दिखाया जा रहा है। ये हम लोग रियल बैलेंस शीट में अगर रियल प्राइस को दिखाए तो, लेकिन जब उसको हम किस रूप में दिखाते हैं? सीक्रेट रिजर्व के रूप में दिखाते हैं। तो देखिए यह जो हमारा बैलेंस शीट है, एसेट्स में जो जो आइटम्स थे वो सभी आइटम्स सेम अमाउंट के साथ यहाँ पर भी है, लेकिन हमारा यहाँ जो कैपिटल प्लस लायबिलिटी जो पार्ट है उसमें आप देखिए कैपिटल और क्रेडिटर से ही दोनों को क्या कर दिया गया है? इक्वल कर दिया गया। यहाँ पर हमारा जो रिजर्व फंड था वो क्या हो गया? सीक्रेट हो गया। यानी सीक्रेट मतलब छिप गया, यानी हिडन हो गया। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल तो 18 का 18 ही है, उसे ऐसा नहीं किया गया कि 3,000 यहाँ से हटाकर यहाँ पे हम 15 कर दिए, वैसा हम नहीं किए। वो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद तो है, वो मौजूद यहाँ पर है, लेकिन किस रूप में? हिडन रूप में। क्लियर? तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि सीक्रेट रिजर्व क्या होता है, उसे बैलेंस शीट में किस प्रकार से आप शो करते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आखिर हम रिजर्व जो करते हैं वो आखिर करते क्यों हैं, इसके ऑब्जेक्टिव यानी इसके उद्देश्य क्या है करने के। सबसे पहला इसका उद्देश्य है टू मीट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस, यानी जो फ्यूचर में होने वाले जो लॉसेस होते हैं, जो फ्यूचर टाइम में होने वाले लॉसेस होते हैं, उन लॉसेस के लिए हम लोग पहले से, ठीक है, जो फ्यूचर टाइम में होने वाले जो लॉस होते हैं उन लॉसों को हम लोग पहले से रिजर्व के रूप में जमा कर कर तैयार उसके लिए होते हैं कि अगर फ्यूचर टाइम में किसी प्रकार का कोई लॉस हो तो उसको हम बेयर कर सके। दूसरा, टू हाइड मैनेजमेंट इज वीकनेस। आप जानते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
जो मैनेजमेंट वर्क करता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाने में, तो उसमें मैनेजमेंट के रूप से बहुत सारे फॉल्ट हो सकते हैं। तो वो मैनेजमेंट के द्वारा जो फॉल्ट होते हैं उसको ये क्या कर देता, हिडन कर देता। क्यों? क्योंकि आप अपने बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स है उसमें कुछ आइटम्स कहां दिखा रहे हो, रिजर्व में दिखा रहे हो। तो जो भी वीकनेस आपका होगा उन सभी वीकनेस का नाम आप किसको दे दोगे, सीक्रेट रिजर्व को दे दोगे। यानी उससे आपके मैनेजमेंट के होने वाले जो वीकनेस होते हैं यानी कमजोरी होते हैं, जिसके वजह से आपके बैलेंस शीट में किसी भी प्रकार के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन प्रॉब्लम को भी आप छिपा लेते हो। तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथ इकोनॉमिक पोजीशन। और कहीं ना कहीं आप रुपये को रिजर्व कर रहे हो तो आपका जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो स्ट्रेंथ हो रहा। अगर आप अपने घर में ही देखते हो कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं यानी रिजर्व करते हैं, तो रिजर्व करने से क्या होते हैं, आपके पेरेंट्स यानी आपके घर का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ स्ट्रांग होता है। तो सीधी सी बात है, कोई ऑर्गेनाइजेशन यदि सीक्रेट रिजर्व कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका जो इकोनॉमिक पोजीशन है उसका वो स्ट्रेंथ क्या कर रहा है, स्ट्रांग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ड्यूरिंग बैड डेज बेड। यानी सीक्रेट रिजर्व यानी रिजर्व जो है वो आने वाले फ्यूचर डे, जो आपका बेड मतलब बुरा दिन जो होता है, उस बुरे दिन के लिए आप पहले से अपने आप को क्या करके रखते हो, तैयार करके रखते हो। इन्हीं सभी पर्पस की वजह से, ऑब्जेक्टिव के उद्देश्य की वजह से आप क्या करते हो, रिजर्व करते हो। तो हम लोग देखें कि सीक्रेट रिजर्व क्या होता है और उस रिजर्व को करने का मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य क्या है। अब हमको देखना है कि यह जो रिजर्व है, यह रिजर्व हमारे प्रोविजन से किस प्रकार से डिफर है। क्योंकि आप जान रहे हो कि प्रोविजन में भी जमा की जाती है, रिजर्व में भी जमा की जाती है। तो जब दोनों में जमा ही अमाउंट की जा रही है तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं कि प्रोविजन जो हम लोग करते हैं वो वैसे जो नाउ लॉस एंड डिप्रिसिएशन यानी जो पहले से ज्ञात है, जो पहले से मुझे जानकारी है, जिस लॉस के होने या जिस चीजों के डिप्रिसिएशन देने का जो पहले से मुझे जानकारी होती है, ठीक है, उस जानकारी में देने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उसको हम लोग प्रोविजन बनाते हैं। जबकि रिजर्व जो होता है वो अननोन लॉस होता है। हम शुरू से ही बताए कि रिजर्व और प्रोविजन दोनों में हम अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं, लेकिन जब हम किसी स्पेसिफिक पर्पस से डिपॉजिट करते हैं, कौन से पर्पस से, स्पेसिफिक पर्पस से, तो वो हमारा प्रोविजन। लेकिन जब हम जनरल वे से अगर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिजर्व कहते हैं। क्लियर। अब देखते हैं, तो पहला पॉइंट हम लोग समझ गए कि अननोन जो हमारा लॉस होता है, जो डिप्रिसिएशन होता है, यानी अननोन नहीं नॉन, तो उसके लिए हम लोग प्रोविजन बनाते हैं। लेकिन जो हमारा अननोन लॉस होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि प्रोविजन जो होता है वो एवरी ईयर आप डिपॉजिट करते ही करते हो। आपका प्रोविजन जो होता है वो एवरी ईयर, प्रोविजन जो होता है वो आपका एवरी ईयर आप उसमें डिपॉजिट करते ही करते हो। लेकिन रिजर्व जो करते हो ओनली प्रॉफिट के कंडीशन में। सीधी सी एक एग्जांपल आप समझ लो कि जैसे आपके पेरेंट्स या आप दो टाइप्स के अकाउंट्स को खोलते हो, एक आरडी रेकरिंग डिपॉजिट को और दूसरा सेविंग डिपॉजिट को। रेकरिंग डिपॉजिट एक टाइप्स का प्रोविजन मान लो, क्योंकि उसमें आपका पर्पस क्या है कि मान लो अगर 5000 का आप ओपन किए हो तो 5000 पर मंथ आपको डिपॉजिट करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप सेविंग अकाउंट की बात करो तो सेविंग अकाउंट में तभी तुम डिपॉजिट करते हो जब तुम्हारे पास अपनी जरूरत से ज्यादा जब अमाउंट आता है तो आप उसमें कुछ अमाउंट बचाकर सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर लेते हो। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन को जो होता है वो बैलेंस शीट में एसेट्स से घटा कर दिखाया जाता है। यानी प्रोविजन जो होता है उसको हम लोग बैलेंस शीट में जो दिखाते हैं, शो जो करते हैं, वो कहां पे घटा के करते हैं, एसेट्स में डिक्रीज करके, एसेट्स से घटाकर उसको दिखाया जाता है। जबकि रिजर्व की बात अगर हम करें तो रिजर्व में जो होता है हमारा वो लायबिलिटी साइड हम उसको शो करते हैं। किस साइड हम लोग शो करते हैं, लायबिलिटी साइड। अभी जस्ट आप देख रहे थे लायबिलिटी साइड हम शो करते हैं उसको, ये लायबिलिटी साइड शो करते हैं या हिडन रहता है, लेकिन वो शो करते हैं। लेकिन हमारा प्रोविजन जो होता है वो बैलेंस शीट में एसेट्स में क्या करते हैं, डिक्रीज करके दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन इसका जो प्रयोग होता है ना वो लाभांश वितरण में नहीं होता है। हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में लाभांश वितरण करते हैं वो लाभांश वितरण में इसका प्रयोग नहीं होता है। किसका, प्रोविजन का, क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस है। जबकि लाभांश वितरण का प्रयोग हम रिजर्व का करते हैं।
क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, तो आप लोग कॉपी निकाल के रखेंगे और वो सारे पॉइंट्स को आप लोग पॉज कर यानी हमारे जो वीडियो है उसको बंद करके आप लिखते भी चलेंगे। पहले एक बार सुन लें और फिर नेक्स्ट टाइम उसको आप लिखते भी, नोट डाउन भी करते चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यह प्रॉफिट में घटाया जाता है, यानी प्रोविजन को जो होता है वो प्रॉफिट में क्या कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है, यानी घटाया जाता है, लेस कर दिया जाता है। जबकि रिजर्व की बात करें तो यह प्रॉफिट का क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। इसको प्रॉफिट में हम घटाते नहीं है, इसको प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट माना जाता है, विनियोग माना जाता है। जबकि प्रोविजन जो होता है वो हमारे प्रॉफिट में लेस कर दिए जाते हैं, माइनस कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन जो होता है इस अमाउंट में जो होता है ऑडिटर का हस्तक्षेप होता है। आप जो प्रोविजन करते हो तो प्रोविजन ऐसा नहीं है प्रोविजन कुछ भी कर लिए आप उसके लिए फ्रीडम में हो, आजाद हो आप, नहीं। आपके द्वारा बनाया गया जो प्रोविजन होगा उस प्रोविजन में ऑडिटर हस्तक्षेप करेगा, ठीक है, वो वहां पर अपनी दिमाग लगा सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। जबकि जो हमारा रिजर्व होता है उसमें किसी भी प्रकार का ऑडिटर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका प्रयोग किसी विशेष हानि में ही होता है। इसका प्रयोग प्रोविजन का तो हम शुरू से ही बता रहे हैं कि प्रोविजन का प्रयोग जो होता है वो किसी विशेष प्रकार के हानि यानी लॉस के लिए की जाती है। जबकि रिजर्व का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो सभी प्रकार के हानि में किए जाते हैं, ठीक है। इसका सभी प्रकार के हानि में और इसमें किसी विशेष प्रकार के हानि में इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए ये आपके समझ में आ गया होगा कि सीक्रेट रिजर्व क्या होता है, रियल प्राइस यानी कि ये बैलेंस शीट में शो कैसे करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और नॉलेज भी होना चाहिए कि हम लोग ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पहले देख लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ ए गुड ऑडिटर, यानी एक जो अच्छे आकंक्षक होते हैं उसके अंदर कौन कौन से आवश्यक गुण होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति को पहचानने का क्या होता है, बोलते हैं ना कि उस ढंग के आदमी को पहचानने का कौन कौन सा, कोई बदमाश बच्चा होगा तो बदमाश बच्चा के अंदर कौन कौन सा क्वालिटीज होगा, अगर कोई अच्छा बच्चा तो कौन से बच्चे को हम अच्छा कहेंगे, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार ये हमारा क्वेश्चन कहता है कि एक ऑडिटर के अंदर वो कौन कौन सी क्वालिटीज होगी जिससे कि हम एक ऑडिटर को कहेंगे कि वो एक अच्छा ऑडिटर है। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहला, क्वालिटीज जो होते हैं, गुण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक्वायर्ड नॉलेज, एक्वायर्ड को हिंदी में कहते हैं उपार्जित, वैसा नॉलेज, वैसा ज्ञान जिसको आप अर्जित करते हो, वैसा ज्ञान जो आप क्या करते हो, जिसको अर्जित करते हो। अर्जित का मतलब उसको आप सीखते हो या जिसको सीखा जाता है, ठीक है। वैसा ज्ञान, वैसा नॉलेज जो आप एक्वायर्ड करते हो, जिसको आप प्राप्त करते हो अपने ज्ञान, अपने मेहनत से। और दूसरा होता है बॉर्न क्वालिटीज, जन्मजात गुण। और कुछ ऐसे गुण होते हैं जिस गुण को आप क्या करते हो, एक्वायर्ड नहीं करते हो, वो बेसिकली आपका जन्मजात गुण ही होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वो बच्चा से ही बदमाश है, यानी बच्चा से ही बदमाश है कहने का मतलब वो उस बच्चे की गलती नहीं है, उसके अंदर वो जन्मजात क्वालिटीज है कि वो बचपन से ही वैसा है। एक्वायर्ड मतलब क्या होता है, अगर आप पढ़कर कुछ अच्छा हासिल करते हो तो कहते हैं एक्वायर्ड, तुम्हारे पास नॉलेज आया क्योंकि तुम मेहनत करके उसे प्राप्त किए हो। तो देखते हैं कि एक ऑडिटर एक्वायर्ड किस किस चीजों को करता है। सबसे पहला, नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। एक ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है तो सबसे पहले उसके अंदर जो ज्ञान होनी चाहिए वो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का ज्ञान होना चाहिए। उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, पुस्तपालन और लेखाकरण। पुस्तपालन और लेखाकरण का ज्ञान होना चाहिए, आप लोग लिखते भी चलेंगे। दूसरा पॉइंट, नॉलेज ऑफ बिजनेस टेक्निक, नॉलेज ऑफ बिजनेस टेक्निक। जैसा कि हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि जो जिस क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है। ये सभी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे जो डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से अगर देखेंगे, इसको नोट डाउन कर इसकी बार बार रिविजन करेंगे तो आपको विशेष कोई प्रॉब्लम होगी, कहीं से प्रॉब्लम होने वाली नहीं है।
तो चलिए सेकंड जो हमारा पॉइंट्स है वो है नॉलेज ऑफ बिजनेस टेक्निक, यानी उसके अंतर्गत व्यवसायिक तकनीक का भी ज्ञान होना चाहिए। यानी एक ऑडिटर के अंदर कौन से तकनीक का, व्यवसायिक रूप से, क्योंकि आप व्यवसायिक रूप से आप ऑडिट करने जा रहे हो तो आपके पास टेक्नोलॉजी का भी, टेक्निक का भी ज्ञान होनी चाहिए। तीसरी पॉइंट, गुड नॉलेज ऑफ ऑडिटर, भाषा की एक अच्छी ज्ञान होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एक ऑडिटर डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पे वो ऑडिट के वर्क को करने जा रहा है, और सभी जगह उसके पास डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट टाइप के पर्सन मिलेंगे, कोई एजुकेटेड मिलेंगे, कोई अनएजुकेटेड मिलेंगे। तो आपके पास जो आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो नॉलेज है, वो लैंग्वेज के प्रति आपकी नॉलेज क्या होनी चाहिए, एक बेहतर नॉलेज होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप एक प्रोफेशनल पर्सन हो, आप एक मोर क्वालिफाइड पर्सन हो, तो आपकी क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपकी जो ज्ञान होनी चाहिए, जो लैंग्वेज पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, वो भी एक बेहतर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तो आप जान ही रहे हो कि जो व्यवसायिक फर्म है जहां पे आप बिजनेस ऑडिट करने जा रहे हो, तो आपको हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन का भी, आपको व्यवसायिक फर्म का भी क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉ। आप जैसे ही ऑडिटर बनते हो तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लॉ हैं, जितने भी नियम हैं, कौन से सेक्शन से कौन सा रूल फॉलो करना होता है, कौन से सब सेक्शन से कौन सा रूल होता है, कौन सा किस चीजों के लिए एक्ट पास हुआ, वो सभी चीजों का आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि बिना लॉ के, बिजनेस लॉ के ज्ञान के बगैर, नॉलेज के बगैर आप कोई भी बिजनेस फर्म का ऑडिट नहीं कर सकते हो। नॉलेज ऑफ द आर्ट ऑफ ऑडिटिंग, और साथ ही साथ हो सकता है आपके पास ज्ञान हो तो यह कोई जरूरी नहीं है कि आप एक अच्छे ऑडिटर भी हो सकते हो। क्या हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप मोर क्वालिफाइड अगर पर्सन हो, ठीक है, तो आप एक बेहतर शिक्षक भी बन सकते हो। कोई जरूरी नहीं है, कोई मोर क्वालिफाइड होनी चाहिए, निश्चित रूप से वही बेहतर टीचर होंगे जिनके पास बेहतर ज्ञान होगी। लेकिन यह भी कोई जरूरी नहीं है कि हर बेहतर ज्ञान वाले क्या होंगे, एक बेहतर टीचर भी बन पाए। ठीक उसी प्रकार कोई जरूरी नहीं है कि एक ऑडिटर, जिस ऑडिटर के पास नॉलेज होगा वो एक अच्छा ऑडिटर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं। लेकिन उसके साथ साथ उसको एक अच्छे ऑडिटिंग का क्या होना चाहिए, आर्ट भी होना चाहिए। आर्ट का मतलब कला, यानी ऑडिटिंग करने का उसके पास क्या होना चाहिए, एक कला भी होनी चाहिए कि किस प्रोसेस से, किस ढंग से ऑडिटिंग के वर्क को किए जाते हैं। तो ये सभी ऐसे क्वालिटीज थे जिसको आप एक्वायर्ड करते हो, यानी एक ऑडिटर एक्वायर्ड करता है। लेकिन कुछ ऐसे क्वालिटीज होते हैं जो जन्मजात ही होते हैं, बाय बर्थ ही होते हैं, वो आपके जन्मजात आपके अंदर पाई जाएगी। इफिशिएंट, कार्यकुशलता, काम करने की जो तरीका होती है, इफिशिएंटली काम करना, ऑनेस्टली, ईमानदारी, स्पीक ट्रू, सत्य बोलना। कोई बच्चा बचपन से ही झूठ बोलता है, आप उसे सुधार नहीं सकते हो, सुधरता है, आप इंप्रूव उसको कर सकते हो। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है, देखोगे तो कि आपके इर्द गिर्द ही आपको दिखेंगे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कितना भी कुछ सिखा दो लेकिन वो वही बताएगा जो सच। यानी स्पीक ट्रू, जो बोलने की आदत होती है वो बाय बर्थ होती है। हाई मॉरल कैरेक्टर, उच्च नैतिक चरित्र। एक ऑडिटर के अंदर जो मॉरल होता है ना, उच्च नैतिकता, यानी एक मॉरल का मतलब, नैतिकता का मतलब सही और गलत की पहचान होना, यानी कि नैतिकता का मतलब सही और गलत का पहचान करके उसके अकॉर्डिंग वर्क करना, यानी एक उसका मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए, उसकी एक अपनी मॉरल पहचान होनी चाहिए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इन अर्थमेटिक, गणित की और रुचि। कोई बच्चा बचपन से ही मैथ के प्रति क्या रहता है, इंटरेस्टेड रहता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अनइंटरेस्टेड होते हैं, जिनको मैथ का नाम लोगे ही तो वो भाग जाएगा। तो कहते हैं एक ऑडिटर को मैथ में इंटरेस्ट का मतलब क्या है, क्योंकि एक ऑडिटर हर प्रकार के वर्क को कर रहा है, उसमें बहुत सारे मैथमेटिकल टर्म्स भी होते हैं, अर्थमेटिकल टर्म्स भी होते हैं, तो उसके प्रति भी उस ऑडिटर का क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट, टैक्टफुल, वो चतुर होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन सेंस। कहते हैं ना उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस का मतलब कुछ ऐसे चीज होते हैं जो सामान्य ज्ञान सभी के अंदर पाई जानी चाहिए।
कुछ ऐसे ज्ञान होते हैं जिसको सिखाया नहीं जाता, वो ऑलरेडी सभी के अंदर पाया जाना चाहिए। तो वैसे ज्ञान को हम लोग कॉमन सेंस कहते हैं। सही और गलत को जल्द से जल्द कुछ ऐसे जगहों पे प्राप्त कर लेना, ठीक है। अब जैसे सिंपल सा बात है कि अगर देखते हो कि अगर मान लो कि एक पौधा, एक ट्री है, अगर उससे कोई जड़ टूट कर गिर रहा है या उससे मान लो कि कोई टहनी टूट के गिर रहा है, तो मान लो गिरकर टूट रहा है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, वहां पे कॉमन सेंस की बात है कि वहां पे हम खड़े हैं, अगर है तो खड़े रहेंगे कि हमारे ऊपर गिर जाए, नहीं, वो कॉमन सेंस है कि हम वहां से भाग जाते हैं, ठीक है। वहां कॉमन सेंस है कि वहां से हम लोग क्या करते हैं, भाग जाते हैं। अब भूकंप आएगा तो ये कॉमन सेंस की बात है कि हम घर से भागेंगे, या भागेंगे कहने का मतलब उस प्लेस को ढूंढेंगे या उस प्लेस पे जाने की कोशिश करेंगे जहां हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये सभी चीज जो होते हैं कॉमन सेंस होते हैं। सक्रेसी, किसी भी बात को गुप्त रखने की, क्योंकि एक ऑडिटर यदि अपनी बातों को सीक्रेट नहीं रख पाता है, गुप्त नहीं रख पाता, तो सीधी सी बात है वह अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सही रूप से ऑडिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑडिटर में बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जिसको सक्रेसी के साथ रखना होता है, जिससे कि वो आने वाले समय में फ्रॉड को पकड़ पाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंट एंड फेयरलेस, स्वतंत्र एवं निर्भीक। कोई भी ऑडिटर फ्रीडम और निर्भीक होना चाहिए, फेयरलेस होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर किसी के अंदर दबाव में रहकर अगर कोई काम कर रहा है, किसी के प्रेशर के अंदर किसी पे इंडिपेंडेंट रूप से अगर ये डिपेंडेंट होकर अगर कोई वर्क कर रहा है, तो वह जवाब नहीं दे पाएगा, वह परिणाम नहीं बता पाएगा, वह रिजल्ट नहीं दे पाएगा जो एक्चुअल में उसे देना चाहिए। तो एक ऑडिटर बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, और फेयरलेस, निर्भीक, बिना किसी से डरा हुआ नहीं होना चाहिए, वो सही और गलत के सही परिणामों को देने की क्षमता रखता हो। नेक्स्ट है एबिलिटी टू करेक्ट वनसेल्फ, भूल सुधारने की क्षमता। यानी एक ऑडिटर के अंदर यह बॉर्न क्वालिटीज होती है कि वो उसके अंदर करेक्ट, यानी अगर मान लो कि हमसे अगर कुछ गलती हो गई, ठीक है, देखोगे कि बहुत सारे ऐसे आदमी होते हैं जिनसे कुछ गलती हो जाते हैं लेकिन वो गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, क्यों? ये जो होता है बॉर्न क्वालिटीज होता है कि कोई बच्चे गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें यह क्वालिटीज डेवलप होता है कि अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो उस गलती को तुम करेक्ट तुरंत करने की क्षमता रखते हो, ये आपके अंदर की क्षमता होती है। नेक्स्ट, एबिलिटी टू डिफरेंस, अंतर करने की क्षमता, किसी भी दो पहलुओं के बीच, किसी भी दो चीजों के बीच डिफरेंस करने की क्षमता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर दो चीज ऐसे हैं, कोई भी ऑडिटर जब कोई वर्क करने जा रहा है तो वो डिफरेंट बुक्स होते हैं, डिफरेंट वर्कर होते हैं, डिफरेंट पर्सन होते हैं, तो उन लोगों के बीच उन्हें यह क्षमता होनी चाहिए कि वह दो चीजों के बीच क्या कर सके, पूरी तरह से डिफरेंस कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है एबिलिटी टू विन कॉन्फिडेंस, हिंदी में इसको कहते हैं विश्वास जीतने की क्षमता। एक एम्प्लॉइज, एक ऑडिटर के अंदर यह भी बॉर्न क्वालिटीज होता है, जन्मजात क्वालिटीज होता है कि वह किसी का विश्वास, क्योंकि एक ऑडिटर जब ऑडिट करने जा रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑनर हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनका विश्वास जीतने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, जिससे कि क्योंकि आप उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सर्वे रिजल्ट देने वाले पर्सन होते हो, तो आपका इस प्रकार का चरित्र होना चाहिए, आपकी इस प्रकार की पहचान होनी चाहिए कि आप उनके विश्वास को जीत सको, आपके अंदर विन पावर होनी चाहिए, जीतने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको संकालू नेचर का नहीं होना चाहिए, यानी डाउटफुलनेस आपके अंदर हमेशा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हर चीजों को हम सही नहीं मानेंगे, अगर सही मानेंगे तब गलत भी छुप जाएगा, लेकिन कहने का मतलब यह नहीं है कि हम सभी चीजों पे डाउट इतना करें कि गलत चीजों को भी सिद्ध करने में लग जाए, तो क्या होगा, उससे हम अपने ऑडिटिंग के प्रोसेस को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सभी कुछ ऐसे क्वालिटीज हैं। साथ ही साथ इसके साथ आपके अंदर ऑडिट रिपोर्ट लिखने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि आप ऑडिट के वर्क को करते हो, तो जो भी रियलिटी है, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का सही इंफॉर्मेशन है, सही सूचना है, उस सूचनाओं को आपके अंदर यह क्वालिटीज होनी चाहिए, आपके अंदर यह क्वालिटीज होती है कि आप ऑडिट रिपोर्ट पे सही और सही, गलत तो गलत आप लिख सको। तो ये सभी ऐसे क्वालिटीज होते हैं जो ऑडिटर के अंदर बॉर्न यानी बाय बर्थ क्वालिटीज होते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कि एक गुड ऑडिटर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, जिसको हम लोग देखते हैं। तो हम सभी बच्चे को पहले भी बता चुके हैं कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8
हमने पहले ऑडिटिंग का 2 वीडियो बना चुका है, ठीक है। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारी इस वीडियोज को देख रहे हैं वो पहले जाकर हमारे नेक्स्ट जो पीछे हम लोग वीडियो बना चुके हैं, हमारी क्लास हो चुकी है, आप उसको जाकर देख लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने का हमारा प्रयास रहा है और निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे। और फिर भी अगर किसी भी प्रकार के कोई प्रॉब्लम्स आपको लगता है, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम लगता है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स पे आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट करके बताएंगे, उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और कुछ बच्चे जो हैं जो इससे रिलेटेड कुछ नोट्स वगैरह अगर मांग रहे थे, अगर उनको चाहिए तो वो हमारे जो ये चैनल है उस पे जाकर, ठीक है, वहां पे आप जाकर क्या करेंगे, देख लेंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो वहां पे कंप्लीट कॉमर्स क्लास के नाम से हमारा चैनल है, वहां पे आप जाएंगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट भी कीजिए, अपने मित्रों के बीच भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। और एक बार सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर कर लें, क्योंकि हमारे नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन तभी आपको मिल पाएगा जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज के साथ।